हेलो 8th क्लास स्टूडेंट्स। तो अब नेक्स्ट पेपर आपका है हिंदी का। तो हम पढ़ने वाले हैं हिंदी के चैप्टर वाइज मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस जिनके एग्जाम में 100% आने के चांसेस है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये क्लास देखने के बाद आपका स्कोर बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट का हिंदी का पेपर हुआ था, तो मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से आए थे? परीक्षा अध्ययन से आए थे। मैंने आपको उनका 6 मार्च का हिंदी का पेपर सॉल्व भी करवाया है यूट्यूब पर, आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, एक एक ऑब्जेक्टिव परीक्षा अध्ययन से आया हुआ है। गद्यांश पद्यांश जो व्याकरण आई हुई है सब परीक्षा अध्ययन से आया हुआ है। ठीक है, तो अभी तक आपने पढ़ाई कर ली होगी। अब आपका पेपर है हिंदी का, तो अब देखते हैं कि क्या है इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बस एक बार क्लास देख लेनी है, आपको इजीली एग्जाम में आंसर्स याद आ जाएंगे। ठीक है, बस आप सुन लीजिए एक बार। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये है आपका चैप्टर 1 है ना, वर्दे पढ़ा होगा आपने, है ना। तो ये है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कवि स्वतंत्रता का मंत्र कहाँ भरने की बात कर रहा है? कहाँ पर? भारत में। ठीक है, कवि स्वतंत्रता का मंत्र भारत में भरने की बात कह रहा है। अब आपने एक बार सुन लिया, आपको इजीली एग्जाम में याद आ जाएगा। सेकंड है, वर्दे कविता में कवि किससे वरदान मांग रहा है? ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वर्दे कविता में कवि माँ सरस्वती से वरदान मांग रहा है, सभी को पता है। और विद्या की देवी कौन होती है? हमारी माता सरस्वती होती है, ये भी आपको याद हो गया। फोर्थ है, नव नव से कवि का क्या आशय है? नव नव से कवि का आशय नए भारतवर्ष का निर्माण करने से। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस एक बार रीड कर लेना है, आपको आंसर याद आ जाएगा। और एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक ये वर्दे कविता में कवि किससे वरदान मांग रहा है? माता सरस्वती से, क्योंकि वो विद्या की देवी है। और वर्दे कविता में वीणा वादिनी किसे कहा गया है? तो सभी जानते हैं कि वीणा वादिनी कौन है? माता सरस्वती है। ठीक है, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। अब देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न मतलब होता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। जो हमने अभी अति लघु उत्तरीय पढ़े हैं वो क्या थे? वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो ये है फर्स्ट है इसका, नव गति नव लय ताल छंद नव पंक्ति का क्या भाव है? ठीक है, पंक्तियों में ये शब्द यूज हुए हैं तो हमें उनका अर्थ बताना है। क्या है इसका अर्थ? इस पंक्ति का भाव यह है कि हे सरस्वती माँ, नव गति मतलब तुम हमें नई गति, नवीन तान, नवीन ताल एवं छंद प्रदान करे। ठीक है, ये क्या है? नई गति, नवीन तान, नवीन ताल और छंद प्रदान करे। ठीक है, इन तीनों का आपको हिंदी अर्थ यहाँ पर लिखना है और यही उसका भाव है। ठीक है, मतलब उसका अर्थ है। क्वेश्चन सेकंड है, नवजात शिशु के चरण कमल के समान सुंदर है। वाक्य में उपमेय, उपमान, साधारण धर्म एवं वाचक शब्द छाटकर लिखिए। ठीक है, ये क्या होता है? उपमा अलंकार आपको पता होना चाहिए। देखिए ये है उपमा अलंकार, इंपॉर्टेंट है। उपमा शब्द का अर्थ क्या होता है? तुलना करना। ठीक है, जैसे जब किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी दूसरी व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाती है तो क्या होता है? वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है, जैसे देखिए हरिपद कोमल कमल से, मतलब कि जो हरि के पद है ना, हरि भगवान के जो पैर है वो कैसे है? कोमल है, कैसे? कमल के जैसे। ठीक है, तो जिसकी तुलना की जा रही है किसकी कर रही है? हरि के पैरों की जा रही है। यहाँ पर किसकी की जा रही है? नवजात शिशु की। तो जिसकी तुलना की जाती है वो हमारा क्या होता है? उपमा, उपमेय। ठीक है, और जिससे तुलना की जाती है वो क्या होता है? उपमान। तो यहाँ पर किससे तुलना की जा रही है? कमल से, और यहाँ पर भी कमल से तुलना की जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा उपमान। और साधारण धर्म क्या होता है? जो उनकी जो तारीफ हो रही है, जैसे साधारण धर्म यहाँ पर क्या है? सुंदर, और यहाँ पर क्या है? कोमल, है ना, उनके पैरों को कोमल कहा जा रहा है। और यहाँ पर नवजात शिशु के जो चरण है उसे सुंदर कहा जा रहा है। तो ये क्या होता है? साधारण धर्म। और जो बच जाता है ना, जैसे ये के समान ये बच गया है तो ये वाचक शब्द है, और यहाँ पर भी ये से बच गया है तो ये हो जाएगा हमारा वाचक शब्द। ठीक है, जिसकी तुलना की जा रही है वो है उपमेय, और जिससे तुलना की जा रही है जैसे कमल से तो वो होता है उपमान, और जो तारीफ हो रही है वो क्या है? वो शब्द है सुंदर, और कोमल ये क्या है? साधारण धर्म, और वाचक शब्द होता है बचा वाला। ठीक है, तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। आपको उपमा अलंकार अगर एग्जाम में आया तो आपको ये डेफिनेशन लिखना पड़ेगा कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है, और ये उदाहरण लिखना पड़ेगा। हरिपद कोमल कमल से, मतलब कि हरि के जो पैर है वो कोमल के जैसे, कमल के जैसे कोमल है। ठीक है, अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, ये आपको 5 मार्क्स में आ सकता है ना। पद्यांश से ये काट अंध उर के बंधन स्तर बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ गया था। इतना लिखा हुआ था बहा और ज्योतिर्मय निर्झर, तो आपको बीच में ये जननी लिखना था। ठीक है, तो आपको ये लाइन पढ़ लेनी, एक बार रीड कर लेनी, याद आ जाएगा। जननी मतलब होता है माता। कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे, मतलब इसका भावार्थ लिखना है। तो क्या कहना चाहते हैं कवि इसके माध्यम से? मनुष्य के हृदय में जो अज्ञान के भिन्न भिन्न स्तरों के बंधन है उन्हें काट दे और उन्हें अज्ञान से मुक्त कर दे। उनके हृदय में ज्ञान की ज्योति रूपी झरना बहा दे, मन के बुरे भावों को दूर कर दे और संपूर्ण संसार को जगमगा दे। ठीक है, ये प्रकाश भर जगमग जग कर दे। बस आप ये रीड करोगे तो आपको ये जो वर्ड है ना, ये जो शब्द है, इनसे रिलेट कर करके आपको एग्जाम में याद आ जाएगा। बस आप एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, आकाश के 3 पर्यायवाची लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मैंने आपको बताया था पर्यायवाची क्या होता है। पर्यायवाची होता है सिनोनिम्स। ठीक है, इसी शब्द को और क्या क्या हम कहते हैं। ठीक है, तो सभी को पता है, आसमान कहते हैं, गगन कहते हैं, नभ कहते हैं। तो इनका यूज़ करके आपको क्या बनाना है? वाक्य बनाना है इनका प्रयोग करके। तो आसमान का बना लीजिए, आसमान में चिड़िया चहचहा रही है या आसमान में चिड़िया उड़ रही है। ठीक है, तो ये प्रयोग कर लिया। गगन, हवाई जहाज गगन में उड़ रहा है। ठीक है, एरोप्लेन स्काई में उड़ता है ना, तो हवाई जहाज गगन में उड़ रहा है, ऐसा आप मन से बना सकते हो। नभ, नभ में काले काले बादल उमड़
घुमड़ रहे हैं, ठीक है, या नभ से भारी वर्षा हो रही है, आप ऐसा मन से भी बना सकते हैं। तो आपको आकाश के ये 3 पर्यायवाची याद हो गए होंगे, आसमान, गगन और नभ। अब हम देखेंगे दीर्घ उत्तरीय और ये चैप्टर को करेंगे खत्म। यह है इसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। वर्दे कविता में कवि प्रकृति की किन किन वस्तुओं में नया रूप देखना चाह रहा है, आपको विस्तार पूर्वक समझाना है। तो आप ये एक बार बस रीड कर लीजिए, है ना, बहुत और या तो ये आपको ऐसे भी आ सकता है, कवि प्रकृति की हर वस्तु में नया रूप क्यों देखना चाहता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो बस आपको एक बार आप रीड कर लीजिए। कवि निराला जी ने अपनी कविता में प्रकृति की ही वस्तु का चित्रण नए रूप में किया है। वे चाहते हैं कि प्रकृति में कोई भी वस्तु अपने पुराने अथवा अतीत के स्वरूप में न बनी रहे, ठीक है, वो सब कुछ नया नया देखना चाहते हैं। जैसे बदले हुए स्वरूप में प्रेम और सौंदर्य का उपदेश देती है, प्रकृति के स्वतंत्र विकास से उसकी निर्भीकता तथा सभी के कल्याण की भावना मनुष्य में विकास पाती है ना, ग्रोथ होता है। प्रकृति के मुक्त चित्रण में कवि ने रूढ़ियों की अंधेरी काया को तोड़कर मानव मुक्ति का संदेश दिया है। आप ये बस एक बार रीड कर लीजिए, आपको जो भी 4-5 लाइन याद आएगी आप वो लिख सकते हो, ठीक है। कविता में सर्वत्र ही अज्ञान के अंधकार को मिटाने तथा ज्ञान के प्रकाश से संपूर्ण जगत को लाभ देने के लिए शारदा से नम्र निवेदन किया है, ठीक है। शारदा कौन है? माता सरस्वती, आपको पता होना चाहिए कि संपूर्ण समाज सत्य, शिव और सुंदर बन जाए, ठीक है। इसलिए कवि जो है हर वस्तु में नया रूप देखना चाहते हैं, ठीक है। और यह है इसका लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये चैप्टर हो गया आपका खत्म। अब इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आए इन्हीं से रिलेटेड आएगा, ठीक है। आपने अगर अभी तक जो मैंने पढ़ाया इतना पढ़ लिया, तो जो भी क्वेश्चन आएगा इन्हीं से रिलेटेड आएगा। आप ये जो पढ़ोगे ये आप उसमें लिख सकते हो। आप माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए वरदान में क्या क्या मांगना चाहेंगे, तो ये आप अपने मन से लिख सकते हो कि प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान का प्रकाश मिले तथा अज्ञान नष्ट हो जाए, है ना, उससे वो बुद्धिमान बने, ऐसा लिख सकते हो। सभी गीत और ताल आदि में नवीनता प्राप्त करे, अच्छा गाए, सभी मनुष्यों का कंठ मधुरता से भरा हो, है ना, सबकी आवाज़ बहुत अच्छी हो, संपूर्ण भारत में स्वतंत्रता की नवीन भावना भर जाए, है ना। तो आप ऐसे 5-6 पॉइंट अपने मन से लिख सकते हो, तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर वेरी शॉर्ट में आया तो आप 2-3 लाइन लिख सकते हो, उसमें भी आपको 2 या 3 मार्क्स ईजिली मिल जाएंगे। तो आई होप आपको चैप्टर 1 समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये है पार्ट 2 आत्मविश्वास। देखिए यदि आपका कोई पेपर किसी टफ सब्जेक्ट का बिगड़ भी गया है तो आप हिंदी में अच्छा स्कोर करके जो एवरेज परसेंट है ना उसको अच्छा कर सकते हो। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आपका हिंदी का पेपर बहुत अच्छा जाए, इसलिए क्लासेस को जरूर अटेंड कीजिए। ये जो सीरीज़ है चैप्टर वाइज मोस्ट IMP क्वेश्चंस की, ये सारे क्लासेस देखकर ही जाइए, ठीक है, ताकि एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो ये है आपका पार्ट 2 आत्मविश्वास। इसका है क्वेश्चन नंबर 1, राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े। देखिए राम बाली के सामने आकर इसलिए नहीं लड़े कि बाली को अपने शत्रु के आधे बल को खींच लेने का वरदान प्राप्त था, ठीक है। मतलब कि उसको ऐसा वरदान प्राप्त था कि जो भी सामने उससे लड़ने आएंगे उसका आधा बल, उनकी जो आधी शक्ति है वो अपने अंदर खींच लेता था। तो ये वरदान उसे प्राप्त था। कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम क्या किया। सभी को पता है भगवान कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम यह किया कि पांडवों को न्याय से उनका राज्य दिलवाया, ठीक है। जब पांडव और कौरवों की लड़ाई हुई थी तो न्याय से क्या किया, पांडवों को राज्य दिलवाया था। ये आपको फिल इन द ब्लैंक में भी आया था पेपर में, हिंदी का जब पेपर हुआ था कि महाभारत में किसने पांडवों को आत्मविश्वास से भर दिया था, ठीक है। तो उसका आंसर क्या होगा, श्री कृष्ण ने। तो ये आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है खंदक हाइयो सामासिक पद में कौन सा समास है। खंदक हाइयो सामासिक पद में है द्वंद्व समास, ठीक है, जिसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं ना, उसमें क्या होता है, द्वंद्व समास। जैसे माता पिता, दिन रात, भाई बहन, है ना, दोनों समान होते हैं तो क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। तो ये हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। 4 है आदमी किसके कारण खंडित हो जाता है। आदमी दुविधा के कारण खंडित हो जाता है, मतलब कि अपने आप पर ही डाउट करना, ठीक है, कॉन्फिडेंट। ये जो आत्मविश्वास चैप्टर का नाम ही है कि हमें अपने आप पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है मनुष्य के आत्मविश्वास विहीन होने का क्या कारण है। वही है जो अभी दुविधा हमने पढ़ा, डाउट है ना। मनुष्य के आत्मविश्वासहीन होने का कारण कायरता और दुविधा है ना, अंदर का जो भय है वो, और दुविधा है डाउट, मतलब कि आपको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, अपने आप पर डाउट नहीं होना चाहिए। तो वही आपको लिखना पड़ेगा, मनुष्य के आत्मविश्वासहीन होने का कारण कायरता एवं दुविधा है, ठीक है। तो इसमें ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक ये 5th वाला। अब हम देखेंगे इसके लॉन्ग आंसर, ठीक है। ये है सफलता की विजय की उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है, इस वाक्य का भाव स्पष्ट कीजिए। तो हमें इसका भाव स्पष्ट करना है, मतलब इसका जो भाव है, जो अर्थ है वो बताना है। तो क्या है इसका भाव, इस वाक्य का भाव यह है कि यदि हमारे अंदर लक्ष्य के प्रति अटूट विश्वास है ना, कुछ करने की हिम्मत है, तो निश्चय ही हमें उद्देश्य में सफल होते हैं। हम अपने उद्देश्य में क्या होते हैं, सफल होते हैं। किसी भी चुनौती पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, मतलब हमारी जीत हो जाती है, तथा लगातार उन्नति प्राप्त करते जाते हैं और प्रोग्रेस होते रहती है। अतः विश्वास ही उन्नति की कुंजी है, ठीक है। आपको भी अपने आप पर विश्वास करना होगा कि मैं ये पूरे जो चैप्टर है सबके IMP क्वेश्चन को एक बार रीड कर लूँगा या कर लूँगी और एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर
करूँगी, ठीक है, या करूँगा। तो उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, तो क्यों हम सामने वाले विरोधी को शक्तिशाली मान लेते हैं? वही आत्मविश्वास की कमी है ना। हम अपनी आत्महीनता से, है ना, कायरता से कि यार वो हमसे ज़्यादा ताकतवर होगा, वो हमसे ज़्यादा शक्तिशाली है, हम नहीं लड़ पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे, ये जो आत्मविश्वास की कमी है ना, इसलिए हम विरोधी को क्या कर लेते हैं, शक्तिशाली मान लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए विरोधी आपका पेपर ही है, तो आप में आत्मविश्वास की कमी है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, ये क्वेश्चन आ गया तो ये छूट गया तो नहीं लिख पाऊंगा, नहीं पढ़ पाया, तो ऐसे आपको कॉन्फिडेंट रहना है। आत्मविश्वास की कमी आप में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उसका ही आंसर ऐसे लिखना है आपको कि जब कोई विरोधी हमारे सामने आता है तो हम अपनी आत्महीनता से, कायरता से, कुसंस्कार से या आत्मविश्वास की कमी से क्या करते हैं, विरोधी को अपने से शक्तिशाली मान लेते हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और यदि आपको ये सब एग्जाम देने जाने से पहले रीड करने के लिए नोट्स चाहिए तो आप इसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको ये सारे नोट्स वहाँ पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अब हम देखेंगे इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन क्या है। सुभाष चंद्र बोस का प्रमुख चारित्रिक गुण क्या था? आत्मविश्वास पाठ के आधार पर कोई एक उदाहरण सहित लिखिए। देखिए सुभाष चंद्र बोस सभी जानते हैं, इनका चारित्रिक गुण बताना है तो क्या था, ये एक कहानी है। एक बार वे ICS की परीक्षा में बैठे थे तो एक अंग्रेज परीक्षक जो इन्विजिलेटर होते हैं, उन्होंने तेजी से घूमते हुए बिजली के पंखे की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या इसकी पंखुड़ियाँ गिनी जा सकती हैं? तब सुभाष चंद्र बोस जी ने पंखा बंद कर दिया और बोले, जी हाँ, सुगमता के साथ गिनी जा सकती है। मतलब वो कॉन्फिडेंट थे, कितना आत्मविश्वास था उनमें कि वो उठे और उन्होंने पंखा बंद कर दिया और बता दिया कि जी हाँ, सुगमता के साथ गिनी जा सकती है, ठीक है। तो आपको ये बस आपने रीड कर लिया, अब ये स्टोरी आपको इजीली याद आ जाएगी एग्जाम में। तो कोई भी चीज़ टफ नहीं है, ठीक है, आपको बस पढ़ने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आत्मविश्वास पाठ के लेखक के मित्र के गुणों पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि हमें इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए। तो देखेंगे क्या है उत्तर। आत्मविश्वास पाठ के लेखक के मित्र किसी भय को देखकर तुरंत घबरा जाते थे। एक बार तो वे एक भेड़िए को देखकर इतने भयभीत होकर घबरा गए कि जंगल में अपनी पत्नी को सोते हुए अकेला छोड़कर ही भाग गए थे, ठीक है। लेखक के मित्र से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें कभी आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए, ठीक है। हमेशा कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, चाहे कितनी ही बड़ी मुसीबत सामने आ जाए या कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो अपना आत्मविश्वास नहीं खोना है, इसीलिए इस पाठ का नाम ही क्या है, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंट, ठीक है। अब देखेंगे इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन क्या है। ये है फर्स्ट, इंपॉर्टेंट है, आत्मविश्वास के बल पर व्यक्ति जीवन में सब कुछ कर सकता है, इस कथन पर प्रकाश डालिए, ठीक है। या इस टाइप से भी आ सकता है, या तो ऐसे पूछ लेंगे या तो ऐसे कि आत्मविश्वास के बलबूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर किसी महान व्यक्ति का उदाहरण देते हुए उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। तो आपको ये जो आंसर है ये लिखना पड़ेगा और ये लॉन्ग आंसर टाइप है, इसलिए आपको 5 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। तो आत्मविश्वास की ताकत कठिनाई पर विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य देती है ना, कि कितनी ही बड़ी मुसीबत आ जाए, यदि हमारे अंदर आत्मविश्वास है तो हम हमेशा जीत प्राप्त करेंगे, ठीक है। आत्मबल के विकास से हम सफलता के मार्ग पर आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक। अपने आत्मबल के द्वारा मनुष्य अवश्य ही भाग्यवान बन जाता है। भाग्यवान वही है जो उचित दिशा में अपने कर्तव्य का पालन करता है। और इस तरीके से आपको ये रीड कर लेना है ना। चाहे जीवन में कितना भी सुख दुख उतार चढ़ाव आए, आपको आत्मविश्वास नहीं खोना है, ठीक। तो आपको ऐसे ये सब पढ़ लेना है। और एक एग्जाम्पल देने के लिए उन्होंने कहा है, तो आप ये लिख सकते हो कि हमारे समक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उदाहरण है, जिन्होंने अपने जीवन में सिर्फ चुनौतियों को ही चुना और सफलताओं के शिखर पर पहुंचते रहे, है ना। कितनी ही मुसीबत कठिनाई उनके जीवन में आई, लेकिन उन्होंने अपना आत्मविश्वास कभी नहीं खोया और हमेशा आगे बढ़ते रहे, सफल हुए। उनमें अटूट आत्मविश्वास था, इसके बल पर उन्होंने अपने विरोधियों की प्रत्येक कुचाल और कुचक्र को नष्ट किया, ठीक है। तो आपको ऐसे लिख देना है। और इसका है ये लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2, जो लोग हमेशा उतार की बातें सोचते हैं वे उन लोगों की तरह है जो कूड़ा घरों के पास कुर्सी बिछाकर बैठ जाते हैं और शहर की गंदगी को गाली देते हैं, ठीक है। तो आप समझ रहे हो ना, आत्मविश्वास पाठ के आधार पर इन पंक्तियों की व्याख्या करना है, ठीक है। ये जो अभी फर्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको बस आप एक बार पढ़ लीजिए कि एग्जाम में आए तो आप कुछ लिख पाओ, ठीक है। जिन लोगों में किसी उद्देश्य को प्राप्त करने का उत्साह नहीं होता, वे सदैव निराशपूर्ण भावनाओं में ही डूबे रहते हैं, जीवन में कुछ नहीं करते, अवनति से प्राप्त दुख की बातें ही करते हैं, वे कभी भी उन्नति के सुख की बात सोचते ही नहीं है। वे कूड़ा घर के अंदर पड़े कूड़े के समान निम्न कोटि की विचारधारा से युक्त होते हैं, उनकी सोच बहुत छोटी होती है, वो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते, ना ही कुछ कर पाते, ठीक है। तो वे अपनी दूषित विचारधारा को संस्कारित नहीं करते, अपनी सोच को नहीं बदलते। कूड़े की गंदगी उस समय ही हटेगी जब गंदगी को एकत्र करने वाले उससे वहाँ से हटाएंगे, ठीक है। तो आलसी व्यक्तियों की निठल्ली बातें उनके लिए कभी लाभकारी नहीं हो सकेगी। बस ये कर दिया हमने इसकी व्याख्या, ठीक है। तो आपको इजीली मार्क्स मिल जाएंगे और यहाँ हो गया आपका ये चैप्टर भी फिनिश, ठीक है। अब है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 3।
चैप्टर का नाम क्या है? ये है आपका चैप्टर 3 है ना। और क्या है इस चैप्टर का नाम? मध्य प्रदेश की संगीत विरासत। ठीक है, हम मध्य प्रदेश से है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। आप इस चैप्टर के आपको पूरे क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में कौन कौन से प्रमुख संगीतकारों ने संगीत की साधना की। ठीक है, जो संगीतकार है, सिंगर होते हैं, जो गायक होते हैं, गाना गाते हैं, तो मध्य प्रदेश से कौन कौन है इंपॉर्टेंट हमें लिखना है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में तानसेन, ठीक है, कुमार गंधर्व और लता मंगेशकर आदि प्रमुख संगीतकारों ने संगीत की साधना की। और एक फिल इन द ब्लैंक में क्वेश्चन आया था कि लता मंगेशकर को स्वर कोकिला क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो गायिका है, गायिका थी है ना, संगीतकार थी, तो इसीलिए। तो आपको ये ऐसे याद कर लेना है कि तानसेन, कुमार गंधर्व और लता मंगेशकर, ठीक है, ये मध्य प्रदेश से थे। सेकेंड है मैहर को संगीत का तीर्थ क्यों कहते हैं? मैहर को संगीत का तीर्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर प्रमुख सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां का जन्म हुआ था। मतलब कि जो प्रमुख सरोद वादक, मतलब जो सरोद बजाते थे, उस्ताद अलाउद्दीन खान, वो कहाँ से थे? मैहर मध्य प्रदेश से थे, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? संगीत का तीर्थ। तो अभी आई होप कि आप समझ गए होंगे, और यदि ये फिल इन द ब्लैंक में भी आए तो आप कर लोगे, ऑब्जेक्टिव में भी आए तो कर लोगे, इसलिए हम बस एक बार रीड कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की संगीत अकादमी उस्ताद अलाउद्दीन खां के नाम से क्यों है? अभी हमने जस्ट पढ़ा है ना क्यों है। मध्य प्रदेश की संगीत अकादमी उस्ताद अलाउद्दीन खां के नाम से इसलिए है क्योंकि आज भी आपकी संगीत पताका विदेशों में भी मैहर बैंड के माध्यम से फहरा रही है। ठीक है, बहुत ही फेमस है मैहर बैंड के नाम से। ठीक है, और वो ये क्या बजाते थे? अभी हमने पढ़ा सरोद वादक थे। ठीक है, सरोद वादक, तो आपको याद रखना है। आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि उस्ताद अलाउद्दीन खान क्या बजाते थे, है ना, तो क्या बजाते थे? सरोद वादक थे वो। तो अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। जिस समाज में कला का स्थान नहीं है वह कैसा हो जाता है? जिस समाज में कला का स्थान नहीं है वह प्राणहीन हो जाता है। ठीक है, कला बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो कला होनी चाहिए, चाहे वो संगीत की कला हो, नृत्य की कला हो, गीत की कला हो, जो भी हो, है ना। तो जहाँ कला नहीं होती वह क्या हो जाता है? प्राणहीन। फिफ्थ है कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था? ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है। कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम सिद्धराम कोमकली था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लता जी की सफलता का मूल मंत्र क्या था? लता जी की इच्छा शक्ति ही उनकी सफलता का मूल मंत्र था। ठीक है, तो ये इजी है, तो आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब हम देखेंगे, वेरी शॉर्ट हमने कर लिए, अब हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये है पहला, लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है? मध्य प्रदेश के इंदौर नगर में जन्मी, है ना। लता मंगेशकर जी मध्य प्रदेश में कहाँ से थी? इंदौर से थी। ठीक है, इंदौर नगर में जन्मी लता मंगेशकर ने गायन की यात्रा सन 1947 से प्रारंभ की थी। उन्होंने हर भाव, धर्म और भाषा के गीतों में अपने स्वरों को संजोया, इसलिए वो समूचे राष्ट्र की गायिका है ना। उन्हें लता ताई के नाम से जाना जाता था। ठीक है, लता दीदी, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। सेकेंड है कुमार गंधर्व ने कौन कौन सी रागों की रचना की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। कुमार गंधर्व ने जहाँ मालवी गीतों, है ना, मालवी गीत गाए, राग दरबारी ढंग से गाकर नए आयाम दिए, वहीं सूर, तुलसी, कबीर और मीरा के पदों को गाकर उन्हें जन सामान्य तक स्वर सरिता के माध्यम से प्रेषित किया। और इन्होंने जो इंपॉर्टेंट रागों की रचना की वो क्या है? राग मालवती, लग्न गंधार, सहेली तोड़ी और गांधी मल्हार रागों की रचना की। तो कुमार गंधर्व ने कौन से रागों की रचना की? राग मालवती, लग्न गंधार, सहेली तोड़ी और गांधी मल्हार। तो ये आपको याद करना है। थर्ड है संगीत संजीवनी कैसे बनता है? आराधना, साधना और प्रार्थना ने संगीत को संजीवनी बनाया। अतीत से वर्तमान तक मध्य प्रदेश अपने इतिहास में संगीत की कीर्तिमान स्थापित करता चला आ रहा है। संगीत की शक्ति से दीप जलाना, है ना, जब तानसेन गीत गाते थे तो बुझे हुए दीपक भी जल उठे थे, ऐसा चमत्कार हुआ था। ठीक है, तो इसलिए ऐसा बोला है कि दीप जलाना और वर्षा कराना संगीत साधना की विजय है। इतना अच्छा उन्होंने गाया था कि बारिश हो गई थी और जो बुझे दीपक थे वो अपने आप जल गए थे। ठीक है, तो संगीत में इतनी शक्ति होती है। फोर्थ क्वेश्चन है, लता मंगेशकर को कौन कौन से सम्मान व पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, ना, कौन कौन से अवार्ड उन्हें मिले हैं, तो ये हमें बताना है। तो कौन कौन से मिले हैं? लता मंगेशकर को समूचे राष्ट्र की गायिका के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उनके गले में सरस्वती स्वयं विराजमान थी, है ना। लता जी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मिला है, से सम्मानित किया गया। उनको प्रदत्त अन्य पुरस्कारों में दादा साहब फाल्के, पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण प्रमुख मिले हुए हैं। ठीक है, तो भारत रत्न, दादा साहब फाल्के, पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण पुरस्कार मिले हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। और उनको क्या कहा जाता है? राष्ट्र की गायिका के रूप में जाना जाता है ना, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। फिफ्थ है देश कब धन्य हो जाता है? ऋषियों, मुनियों और साधकों की हजारों वर्षों की तपस्या एवं परिश्रम का प्रतिफल है संगीत।
कहा जाता है कि जिस समाज में कला नहीं होती वह प्राणहीन हो जाता है, जिस समाज में कुमार गंधर्व जैसे संगीत प्रेमी पैदा हो जाते हैं वह देश धन्य हो जाता है। ठीक है, तो वो इतना अच्छा गाते थे कि दूर दूर तक उनका नाम चलता था और जिससे हमारे देश की शोभा बढ़ी। ठीक है, तो देश धन्य हो जाता है। और उसके बाद में है ये है समाज प्राणहीन कब हो जाता है। अभी हमने पढ़ा था कि जहाँ कला का स्थान नहीं है वहाँ पर समाज प्राणहीन हो जाता है। ठीक है, तो जिस समाज में कला को स्थान नहीं मिलता वह समाज प्राणहीन हो जाता है। जिस समाज में कुमार गंधर्व जैसे संगीत प्रेमी भी पैदा होते हैं वह देश धन्य हो जाता है। ठीक है, सेम ऐसे ही आंसर है जैसा हमने ये पढ़ा है। उसके बाद है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इसके। ठीक है, 2 ही है। ठीक, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट है संगीत की महिमा को अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको बताना है कि संगीत की महिमा अनंत है। संगीत में मौजूद शास्त्रीयता से साधना को महत्व दिया जाता है। संगीत में विद्यमान मधुरता से हमें आत्मिक शांति मिलती है। ठीक है, पीस होता है। म्यूजिक सुनते हो ना जब आप, स्ट्रेस होता है, तथा जीवन को जीने की उमंग व उत्साह भी उत्पन्न होता है। गीतों को संगीत में ढालकर मनुष्य के पैर अपने आप ही थिरक उठते हैं। मनुष्य में करुणा का भाव पैदा हो जाता है ना, इमोशंस, जिससे उसकी आंखों से अनायास ही आंसू बह उठते हैं। जैसे आप कोई सैड सॉन्ग सुन लो तो, है ना, यही संगीत का सामाजिक महत्व व प्रभाव है। तो आपको ऐसे 5-6 लाइन लिख देनी है संगीत के बारे में, म्यूज़िक के बारे में। सेकेंड है मध्य प्रदेश से जुड़े किसी एक संगीतकार के बारे में कम से कम 10 पंक्तियाँ लिखिए। तो देखिए लता मंगेशकर जी के बारे में आपको लिख देनी है। वो मध्य प्रदेश के इंदौर से थी, है ना, हाल ही में उनका निधन हो चुका है। तो आपको लिखना पड़ेगा लता मंगेशकर के विषय में 10 पंक्तियाँ इस प्रकार है। पहली, लता मंगेशकर का जन्म इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। ठीक है, उन्होंने अपनी गायन यात्रा कब स्टार्ट की थी? सन 1947 से प्रारंभ कर दी थी, है ना। उन्होंने गीत गाना 1947 से स्टार्ट कर दिया था। थर्ड है लता जी समूचे राष्ट्र की गायिका मानी जाती है। उन्हें स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। आपको ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि स्वर कोकिला के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो किसे? लता मंगेशकर जी को। फिफ्थ है वे समूचे राष्ट्र की गायिका थी। माना जाता है कि स्वयं सरस्वती देवी उनके कंठ में विराजमान थी। ठीक है, वो इतना प्यारा गाती थी और बिना एडिटिंग के भी उनकी वॉइस इतनी प्यारी आती थी कि ऐसा लोग बोलते थे उनके गले में सरस्वती देवी विराजमान है। ठीक है, 7 है वे अपनी दिनचर्या के प्रति सदैव सचेत रहती थी, है ना। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, टाइम टू टाइम सब चीज़ें करना। उनकी इच्छा शक्ति ही उनकी सफलता का मूल मंत्र है। ठीक है, उनका आत्मविश्वास और उनकी इच्छा शक्ति, कुछ करने का जुनून। और 9th है उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और हमने पढ़ा और कौन से उन्हें अवार्ड मिले थे। दादा साहब फाल्के मिला था, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, है ना। तो आप 10 नंबर पे ऐसा लिख सकते हो कि लता जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार, पद्म विभूषण और पद्म भूषण सम्मान भी प्राप्त है। तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, या वेरी शॉर्ट या शॉर्ट आंसर टाइप में भी आया तो आप इनमें से कोई भी सेंटेंस लिख सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये 3 चैप्टर के मोस्ट IMP क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब हम इसके नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे चैप्टर 4, 5 और 6 के मोस्ट IMP क्वेश्चन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके रिस्पॉन्स दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।